हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, तो हुलो एक बार यस अटेंडेंस। मैम। हाँ, निधि एंड प्रभा, वेयर वर यू? निधि और प्रभा, आप लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिया ना, आपने एमसीक्यू नहीं दिया। एमसीक्यू 3, निधि, प्रभा एंड राजीव। राजीव वाज मैम उस प्रेजेंट टाइम हम कहीं और थे, नहीं दे पाए थे दोनों लोग। है। अब फिर 6 एमसीक्यू हमें देने हैं, जिसमें से 5 बेस्ट 5 मैं आपके काउंट करूंगी, तो अब जो भी होंगे वो जरूर देने हैं, ठीक है? ओके मैम। अनीश है, पारस, पीयूष, प्रभा। अनीश, पारस, पीयूष, प्रभा, यदुमन, राहुल, ऋषभ, विजय। यस, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो लिमिट थ्योरम्स हमने कर भी ली है। So the central limit theorem states that when the independent random variables are summed up, their normalized sum tends towards a normal distribution. मतलब क्या है कि if I take independent and identically distributed random variables with finite variance and mean values, then as the number of trials, जैसे जैसे मेरा n इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मेरा n इंक्रीज होगा, so ultimately the distribution will become normal. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कराई हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज it's like this. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक मिनट, बेल कर्व जिसको हम बोलते हैं ना, बेल शेप्ड कर्व, बेल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज द मीन, म्यू, मीन, ठीक है। और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इधर, हाउ स्प्रेड दिस distribution is around the mean. Okay, so if I take independent identically distributed random variables and then I take a sum of those random variables, then if I take a large number of random variables and if n is very large, so if n tends to infinity, then this will become a normal distribution. ठीक है, ये एक normal distribution का ही यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल टू मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे ये एप्लीकेबल है, हमारी जो नॉर्मल सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ठीक है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर द रूट n, xn जो है इट इज द सैंपल मीन, xn बार जो है वो सैंपल मीन है, एंड म्यू इज द मीन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है। और सिग्मा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस, ठीक है। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप, एनी रैंडम वेरिएबल, जो मेरी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपका रैंडम वेरिएबल जो है, इट मे बी कॉन्टिन्यूस, इट मे बी डिस्क्रीट, सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। ये भी ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सी आई हैव
ना, ये इक्वेशन मैंने कहीं से कॉपी किया है, तो एक चीज आप जो है कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैं ये शेयर नहीं करना चाहती आपके साथ ये वाली पीपीटी, आप बुक में से कर लेंगे। मैंने कहा है ना यहाँ पे ये द सिंबल इज न्यू, ना ये वाला सिंबल है यहाँ, पीछे मैंने सिंबल यूज किया था म्यू। आई एम यूजिंग बोथ दीज सिंबल्स फॉर मीन ओनली, आई हैव रिटन इट हियर ऑल्सो। इस पर्टिकुलर पीपीटी में, है ना, इन दिस पर्टिकुलर पीपीटी आई हैव रिटन इट हियर ऑल्सो। मैंने यहाँ भी लिखा है दैट म्यू एंड ईटा, whatever you call it, जो n जैसा सिंबल है, they both are used to denote mean in this particular PPT that I have. मैम कोई पीपीटी खुली नहीं हुई। PPT खुली नहीं हुई तो आप बता क्यों नहीं रहे? मैं तो उसी से पढ़ा रही हूँ। मैम हमारे को आपकी स्क्रीन सिर्फ मतलब आपका बाहर से ही दिख रहा है, सिर्फ सेंड मतलब बाकी सारी फाइल्स दिख रही हैं आपकी बस। नहीं, अब तो बताना अब चाहिए था ना। दिख आप रही है बता, पीपीटी। अब हाँ दिख रही है? हाँ अब ओके दिख रही है। हाँ हाँ भाई, बताना चाहिए था ना, बाकी लोग भी ऐसे ही बैठे हैं। एक मिनट रुको। नहीं मतलब कल मैंने लिखा हुआ था ना, तो मेरे को लगा आप कल वाला अच्छा, ही ऐसे बता हाँ, रहे हो, ये तो मैं दिस वहीं इज से द देख रहा पीपीटी, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। वो तो चलो पहले तो मैंने बता दिया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ ईटा है। ठीक है, और इससे प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने z जो मैंने लिखा हुआ था, उसमें xn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ऐसे दिया हुआ है। तो ये म्यू या ईटा, बिकॉज आई हैव जस्ट पेस्टेड दिस हियर, तो आई कुड नॉट चेंज दिस, मैं इसको चेंज नहीं कर पाई। ठीक है, बट आई हैव रिटन इट हियर इन केस आई शेयर दिस पीपीटी। तो ये चीज इसमें मैंने लिखी हुई है, बोथ आर यूज्ड टू डिनोट द मीन ओनली। ठीक है, तो ये चीज यहाँ मैंने लिखी हुई है, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अलग अलग बुक्स में भी कहीं मीन को म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, समवेयर इट इज रिटन, है ना, एज दिस, समवेयर इट इज रिटन एज दिस, एंड समवेयर इट इज रिटन एज दिस। तो दिस इज मीन ओनली। ठीक है, मीन या एवरेज। ठीक है, so all these are same. So two cases are given here. ये जो जनरल केस है आपका, और ये आपका कॉन्टिन्यूस केस है। And the central limit theorem can also be expressed as a property of convolutions. Okay, so if I have a large number of positive functions, okay, so if I take a large number of positive functions, then the distribution will be normal only. So more precisely, as n gets larger, so the difference between the sample average, जैसे जैसे मेरा number of random variables large होता जाएगा, ठीक है, as I have a larger and larger population, ठीक है, जैसे जैसे मेरा n जो है it becomes larger and larger, then this difference xn minus mu, it will become ultimately the normal distribution. ठीक है, तो ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सो इफ आई टेक ए कॉइन, ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को एक ही बार थ्रो करती हूँ, इफ आई फ्लिप ए कॉइन ओनली वंस। मैम अभी पीछे वाले में जो म्यू था वो एवरेज था, और जो बाहर अंडर रूट में एन था, हाँ, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो एन अलग है ना। हाँ, ये और वो अलग है, म्यू जो है वो ये, एवरेज है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैं बता देती हूँ। देखो, ये जो n है, ठीक है, ये n जो है, इट इज n, ये एक नंबर है। ठीक है, इट इज ए नंबर n, ये वाला जो n है ये नंबर है। ठीक है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, और वो ऐसे है ना, दे आर डिफरेंट। ठीक है मैम। ये मीन है, दिस इज मीन, और ये नंबर है, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ओके मैम। सपोज आई हैव ए कॉइन, ये आप पढ़ लेना जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इफ आई हैव ए कॉइन एंड आई फ्लिप इट वंस, मेरे पास एक कॉइन है और मैं उसको एक ही बार थ्रो करती हूँ, ठीक है, देन इट इज ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। So the random variable is getting a head. Suppose the random variable is, I flip one coin
and I will get a head. ठीक है, इस एग्जाम्पल में this is an example of Bernoulli distribution. Now I flip a coin 10 times. I flip a coin 10 times and I will get a head. इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो ये जो मेरा रैंडम वेरिएबल है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? इट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Now if I flip that coin 1000 times, अब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई? पॉइजन. NP will be, Yes, ma'am. N is very large and NP will be a finite value. तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इफ दिस n, कितने बार मैं कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, इफ इट इज वेरी लार्ज 10,000 times, if I do this 10,000 times, now then it becomes a normal distribution. तो मेरा रैंडम वेरिएबल क्या है? गेटिंग ए हेड. सपोज my random variable is getting a head. ठीक है, so this central limit theorem is applicable when n tends to infinity. This theorem is applicable when n tends to infinity. ठीक है, so the simple example is that if one flips a coin many times, the probability of getting a given number of heads will approach a normal distribution. ठीक है, अगर मैं probability निकालूं, कुछ भी n नंबर ऑफ हेड्स आएंगी, इस चीज की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, देन इट विल बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन इक्वल टू हाफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स, एंड एट द लिमिट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लिप्स इट विल इक्वल अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो एक कॉइन के फ्लिप का अगर आपका इफ n इज 1, देन इट्स ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. इफ इट इज ए स्मॉल वैल्यू, देन इट्स बाइनोमियल, and the probability of getting a head. And if suppose n is 1000, then it can be Poisson distribution. But if it is say 10,000, 20,000, I can say that okay, n is 20,000, तो बहुत बड़ा है, it tends to infinity. ना for flips only, अगर मैं flips की बात करूं, so then it will be a normal distribution. ठीक है, in different books you will find different statements. डोंट वरी, आप इंटरनेट से भी पढ़ोगे. मैंने यहाँ भी एक लिंक, आई हैव पेस्टेड वन लिंक हियर आल्सो, कहीं से भी आप पढ़ो. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न वन स्टेटमेंट. ठीक है, आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है. आपने जो है क्वेश्चन पेपर देखा होगा, ठीक है, और मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें, है ना. स्टेट दिस थ्योरम, स्टेट सेंट्रल लिमिट थ्योरम, या डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. उसमें मैम, हाँ जी मैम न्यूमेरिकल कौन सा थ्योरम से मैक्सिमम आते हैं? अब हमारे पास तो एक ही पेपर है जी. हमारे पास एक, वी ओनली हैव वन सैंपल. ठीक है, और 2 बार पेपर हुआ है, 2 ही बैच तो हैं आपके सीनियर YMCA के. तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से अभी जो ये पेपर जो मैंने भेजा हुआ है इसमें तो नहीं है न्यूमेरिकल, आपने देखा होगा, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी के अलावा जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF का बेस थ्योरम, जो आपका बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम के, या जो बाइनोमियल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ी हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, गॉसियन, एक्सपोनेंशियल, इन सब के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में इन सब टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ना. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके ऊपर. ठीक है, बाकी जो हमने यूनिट 3 में, यूनिट 4 में हमने जो भी किया है, अच्छा, मोमेंट्स जैसे मीन वेरिएंस निकालना, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन
और वेरिएंस इनके ऊपर प्रॉब्लम्स, मतलब ये तो मैं वो बता रही हूँ जो जनरल मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी थियरी का अगर पेपर होगा तो इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। और अगर सपोज 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो है NPQ, ठीक है, आपको N दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, या कुछ भी इस तरह की है ना, एंड टर्म्स की ये क्या है ना, NPQ किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है तो किसका मैम 1 वेरिएंस है, मार्क के क्वेश्चन मतलब कैसे होंगे? मतलब ऐसे जैसे अभी हम MCQ जैसे मैंने आपको दिए हैं इसी तरह के क्वेश्चन होंगे ना। नहीं, वैसे उसमें आप तो लिखा है ना कि एक क्वेश्चन जो पहला कंपलसरी वाला है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमारा होता था नॉर्मल पेपर। हाँ हाँ, तो लेकिन 1 मार्क का लिखा हुआ 1 मार्क का ही आएगा ना, 25 मार्क्स का ही तो पेपर आना है। 25 का आएगा कि 50 का? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि उसमें आपका जो शायद ऐसा लिखा है। MCQ होता है वो 50 मार्क्स का होता है। वो तो हमारा, हाँ, 50 क्वेश्चन 50, होते हैं हाँ तो उसमें, हाँ। 50 का ही होगा, फिर वो 50 मार्क्स का होगा। वेटेज उसका 25% है ना, जो आपका अब तक जो होता ऑनलाइन पेपर होता है वो 50 मार्क्स का ही होता है ना। हाँ 50 है। हाँ तो 10 क्वेश्चन जब आप इसमें से लगा लो, 10 क्वेश्चन अगर 2-2 नंबर के भी होंगे तो ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखे थे इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। नहीं हो सकता अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में N दिया हुआ है ना, P दिया हुआ है, मैम उस मीन नोटिस में तो निकालना है। लिखा है कि फुल फ्लेज जैसे नॉर्मल पेपर होता था वैसा सही लिखा है उसमें, क्योंकि उसमें नहीं नहीं लिखा था नहीं कि नहीं पहला नहीं नहीं, क्वेश्चन कंपलसरी है। 90 मिनट्स का पेपर है ना, हाँ तो 1.5 घंटे का पेपर होगा ना, 1.5 हाँ, मतलब आवर। 50 मार्क्स का ही लिखा है, लेकिन जैसे हमारा जब हम 75 वाला देते थे हाँ हाँ तो उसमें होता था कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी, हाँ हाँ उसके बाद हमें 5 क्वेश्चन और करने होते थे, हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी, उसके अलावा आपको 3 उसके और बाद करने हैं। तीन तीन और करने हैं। हाँ तो फर्स्ट तो फिर ये कंपलसरी, 50। अब पता नहीं जी कैसा पेपर आएगा। अब अगर 50 ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएंगे या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। ऐसा हो मतलब सकता 50 का है कि टोटल तो 20 है ना, 20 50 का प्लस टोटल तो 30। तब बन रहा है कि 1.5 के 10 क्वेश्चंस हो गए पहले क्वेश्चन में, जैसे हमारा एक मिनट नॉर्मल आता था। एक मिनट एक मिनट, ये नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? हाँ क्या कह रहे थे, अब बताओ। कि 1.5 के जैसे पहले हमारे 10 क्वेश्चंस आते थे फर्स्ट क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन वैसा हो गया, हाँ उसके बाद 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हो गए, हाँ तो कुछ हाँ, 45 के आसपास का टोटल बना। 10-10 नंबर के ही होंगे मेरे ख्याल से, मतलब मुझे जो लगता है इस तरह। अब वैसे तो इनके हो जाएंगे आपसे पहले 7 सेमेस्टर के एग्जाम्स, उनके हो जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको भी, है हम्म। ना? क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 नंबर का, और बाकी जो 3 है वो 10-10 नंबर के हो सकते हैं, है ना, 10+10+10, तो इसमें भी हम्म। हो सकता है कि 5-5 नंबर के हों, है ना, तो वो काफी बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। बट अब अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, मैम वैसे टाइम स्टेट। इनसफिशिएंट नहीं है मैम, 3 घंटे के लिए हमको 75 मार्क्स का करना होता था और 90 मिनट में 50 नंबर करवा दिए। हाँ तो पेपर छोटा बनाएंगे, ऐसा इतना तो बनाएंगे ही, मतलब पेपर बनाने वाला ये तो ध्यान रखेगा ना कि बच्चे कर पाए इसको 90 मिनट्स में, हम्म इस चीज का तो ध्यान रखेंगे ना। बट ठीक, आपके लिए अच्छा ये है कि क्योंकि फाइनल ईयर के तो हो जाएंगे पहले, हम्म। तो आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा ना कि कैसा पेपर आ रहा है। मेरा जी एग्जाम मैम। लास्ट दिसंबर में होगा मैम। नहीं आपके दिसंबर में नहीं है जी, दिसंबर में तो 7 सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, आपका तो 1 मंथ लेट जनवरी। स्टार्ट हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही होंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते मैम बट आपको मेरे, कॉलेज से बात हुई? जी मैम कॉलेज में बात हुआ था आपसे, आप कल बोल रहे थे कि आप करें। हाँ हाँ मैंने बताया। अच्छा आशीष को मैंने शायद पर्सनल उस पे बता दिया, आपके नहीं है दिसंबर में एग्जाम्स, सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं दिसंबर में, उनकी डेट शीट भी आ गई, आपके नहीं है। आपके तो मेरे ख्याल से जनवरी में ही होंगे,
ठीक है, और जैसे 15 डेज पहले उनको बताया ऐसे ही आपको भी बताएंगे, ठीक है। बट दिसंबर में नहीं है, ये कल मैंने अमित सर से पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दिसंबर में तो नहीं है 5th सेमेस्टर के और 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स, तो जनवरी में हो सकते हैं। जनवरी आपने एकेडमिक कैलेंडर भी अगर देखा हो तो वो हमने YMCA से ही देख के बनाया हुआ है, जो एकेडमिक कैलेंडर है। तो आपके जनवरी दिसंबर में नहीं है, बस इतना काफी है। जनवरी में तो जब होंगे तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। तब तक हमारा तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी नवंबर में मेरा तो खत्म हो जाएगा नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली। तो बाकी फिर जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा जरूरत होगी वहां उसमें लेक्चर बढ़ा देंगे अगर जरूरत हुई, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स, न्यूमेरिकल्स, है ना, इसमें आप ये चीजें लर्न करें, है ना। स्टेट सेंट्रल लिमिट थ्योरम, या स्टेट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, या स्टेट स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, या लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या है ना। मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना, व्हाट इज ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मैं एक ऐसे सैम्पल क्वेश्चनर बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। आई विल प्रिपेयर ए सैम्पल क्वेश्चनर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। अब हम आपको एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारा सिलेबस जो है यूनिट 4 हमारा आज कंप्लीट हो गया ये विद द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, दिस इज यूनिट 4। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट 4, लिमिट थ्योरम, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। तो यूनिट 4 में से मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट्स ही हैं, 3 तो थ्योरम्स हैं, है ना। लिमिट, व्हाट आर लिमिट थ्योरम्स, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, देन व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट। तो थ्योरम्स में से जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है या उसका सिग्निफिकेंस, है ना। व्हाट इज स्टेट दिस थ्योरम, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरम। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप कर लें। यूनिट 5 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं यूनिट 4 का MCQ रखूंगी। 1 मिनट में चार्जर, 1 मिनट होल्ड। So in next week by Friday we will have this test of unit 4। यूनिट 4 का MCQ हम रखेंगे फ्राइडे। और उससे पहले ना, अब इस वीकेंड पे कल मेरे ख्याल से छुट्टी होगी, इट्स गुरु नानक देव जयंती, अभी तक कुछ आया नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। इस वीकेंड पे यूनिट 3 आप पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से। जो बुक आपके पास है बुक में से कर लो, मैंने नोट्स भी भेजे हैं, नोट्स में से कर लो। यूनिट 3 आप अच्छे से कर लें, जो भी आपको यूनिट 3 में दिक्कत हो। एक दिन हम फिर नेक्स्ट वीक में वी कैन स्पेंड 1 डे ऑन यूनिट 3, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। सो वी कैन डू दैट, ओके मैम। ठीक है। फिर यूनिट 3 का रिवीजन होने के बाद फिर हम यूनिट 4 का MCQ नेक्स्ट फ्राइडे रखेंगे, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट 4। तो नेक्स्ट फ्राइडे आई विल शेयर इट इन योर क्लास ग्रुप, जो भी डेट होगी, यूनिट 4 का MCQ। यूनिट 5 हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 5 रैंडम प्रोसेस, वी विल स्टार्ट। सो let me share this whiteboard now। So when we talk about random variables, जब हम random variables की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि एक random variable x, there is a random variable x। So
So there is a rule for assigning every outcome of an experiment. Outcomes, suppose this is the outcomes of an experiment. ठीक है, ये मेरी outcomes हैं. So random variable क्या? It is a rule for assigning every outcome of an experiment. Experiment है मेरा S. ठीक है, so I assign every outcome of this experiment a number X. जो भी मैं I do an experiment and then to every outcome I assign a number. ये चीज हमें क्लियर है कि मैं I throw a coin. ठीक है, I throw a coin, then getting a head. Experiment क्या है? Throw of a coin. ठीक है, what is the experiment? Experiment is throw of a coin. Throwing a coin. ठीक है, उसमें outcome क्या है? Outcome is getting a head. Then suppose this is one outcome. You get it. Then I assign some number. Okay. So this is getting a head. If I throw a coin, getting a head, X outcome is जो ये symbol है, psi. What is this? Psi, I think. So I assign a value. Okay, मैंने इसको एक value दे दी. Now this is about random variables. ये तो random variable हो गया. Okay, now what is the random process? Random process या इसको हम बोलते हैं stochastic process. Stochastic process. मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना. वो तो मैंने डिलीट कर दिया. एक मिनट रुको. लेट मी सी इफ आई कैन. ओके, ये आ गया. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? बस ये चीज मैंने आपको जो शुरू में बताई थी. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी स्पेस. प्रोबेबिलिटी स्पेस में मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है. देन आई हैव all the possible outcomes, और फिर वो सारी possible outcomes के होने की probability. Then I assign some number. तो ये हो गया. ठीक है. Now we will talk about random process. इसको हम stochastic process भी बोलते. Stochastic process. This is xt. Now this is a stochastic process. A stochastic process xt. It is a rule for assigning to every this outcome a function x so stochastic process या a random process जो है it is a function of two variables t and this. A random process जो है random process, so it is a function of t and this symbol psi. So this is the set of all possible outcomes. ये क्या है? This is the set of all experimental outcomes. And t क्या है? It is a set of
set R of real numbers. Now it depends. अगर मेरा t जो है, if it is the real axis, then it is a continuous time process. And if this is a discrete set of integers, ये जो मैं r real numbers की बात कर रही हूँ, if this t is a continuous, if this it is the entire real axis, then it is a continuous time process. And if this is a set of integers, if this t is a set of, if this t is a set of integers, then it is a discrete time process. So a discrete time process is a sequence of random variables. ठीक है, जो मेरा discrete time process है, it is a sequence of random variables. ठीक, and there are many interpretations for xt. ठीक है, it is a family of functions. ठीक है, ये जो x ts है, it is a family of functions. ठीक है, with the variables t and this psi. So if it is a single time function or a sample of a given process, then t is a variable and this is fixed. And if t is fixed and this is variable, then it is a random variable equal to the state of a given process. And if both are fixed, then it is a number. Okay, I will share the notes. जो मेरे notes हैं, मैं वो share कर दूंगी. Now in our real life applications, we are interested in multiple observations of random values over a period of time. Example लेते हैं. ऐसे अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. Suppose I want to monitor the stock price of a company over the next few months. Stock price, मैं किसी कंपनी का stock price, I suppose I take a, ठीक है, this is suppose time, ठीक है, and this is the stock price. And suppose this is say 0, 10, 20, and so on, suppose up to 200 it is. And then if I observe ऐसा कुछ है ना, आपने देखा होगा अखबारों में भी. So this is an example of a random process. It is a continuous time random process. ठीक? Yes, yes, it is a random process. Yes, ma'am. है ना? There are no rules. Stock price बढ़ेगा या घटेगा ऐसा कोई, there are no rules. ना, ऐसा कोई fix rule नहीं है कि जी हाँ इतना बढ़ेगा या इतना घटेगा. Yes, so it is just monitoring. है ना? People monitor the stock prices. जो those who are investment experts जो होते हैं, so they monitor and then they make predictions. Artificial intelligence जो है आजकल use होती है for stock predictions, for predicting the value of stocks for investment purposes. Those who are investing in stocks, so they do predictions based on the past 1 month or say 2 months or 1 year, whatever be the time frame. So based on the previous history, they can make predictions. But still it is a random process. It is a continuous time random process. Okay. Another example of a continuous time random process is thermal noise. So the thermal noise which is generated across a resistor in an electric circuit. Suppose there is an electric circuit. There is some circuit. So there is thermal noise in this across this resistor. So it is a continuous time random process because it is always present. आपका जो Gaussian noise है, additive white Gaussian noise, it is present in the communication channels. And it is always present, and it is an example of a stochastic process. It is also an example of a random process. ठीक है, ये भी random process का ही एक example है. ठीक है,
And once I know how this noise is behaving, I can devise methods to deal with it. तो ये एग्जाम्पल है स्टोकेस्टिक प्रोसेस के. ओके, ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम का एग्जाम्पल हो गया ना. डिस्क्रीट टाइम का एग्जाम्पल आप मुझे दोगे? आई हैव, जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड तब मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, बहुत सारे दिए होंगे. ओके, नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते? If I record the temperature of a city, if I record the temperature of a city, okay, once in a day, say at 12 o'clock, ठीक है, 1 तारीख है ना, 2 तारीख, ये डेज हैं, 30 डेज, सपोज 30 डेज तक, और ये मेरा टेम्परेचर है. सपोज दिस इज 0 से लेके सपोज 40, इतना ही होता है टेम्परेचर. सो दिस इज 20. सो इफ आई रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी every day, if I record the temperature of a city every day, say for 30 days, then this is an example of a discrete time random process. क्या रैंडम प्रोसेस क्या होता है, ये चीज क्लियर है आपको? सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यूजुअली इंडेक्स्ड एट टाइम. रैंडम प्रोसेस क्या है? रैंडम प्रोसेस, सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, collection of random variables. It is a collection of random variables, usually indexed at time. ठीक है, दो एग्जाम्पल मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस के दिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स डिस्क्रीट के भी, ठीक है. सो इफ इट एग्जिस्ट्स एट ऑल द टाइम्स, अगर कोई रैंडम वेरिएबल जो है, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस टाइम interval 0 to infinity. Infinity is not included. So if a random variable can take any value at any time in this interval, then it is a continuous